अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू शो। आज सुप्रीम कोर्ट में वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जो फैसला करती है कि बेंच पे कौन कौन होगा और फिर कब केस सुना जाएगा, बड़े अहम उसके मिनट्स सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किए। ये सब उस मामले से रिलेटेड है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा, जहां पे ये पता चलेगा कि पार्लियामान की आगे हैयत क्या बनेगी, पार्लियामान की शक्ल क्या होगी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्लियामानी जमात वहां पे बन जाएगी, और फिर उसके अलावा दीगर बहुत से मामला इसी मामले के साथ रिलेटेड है। तो वो जो मिनट्स हमें पता चले, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो 17वां इजलास हुआ, वहां पे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि जो फैसला आया था, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं, तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए और तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात माना भी गया था, उस पर जो रिव्यू दायर कर रखा है, वो रिव्यू गर्मियों की छुट्टियों से पहले सुना जाए। जबकि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह, जो बाकी दो मेंबरान हैं इस कमेटी के, इस 3 रुकनी कमेटी के, उनका ये कहना था कि नहीं, ये रिव्यू छुट्टियों के बाद सुना जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसका रिव्यू सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना था। आम सवाल ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब क्यों ये चाह रहे हैं कि ये जल्द अज जल्द इसका रिव्यू सुना जाए, इससे पहले कि फैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन दी थी 15 दिन की, वो गुजरने में कुछ ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं आगे मामला क्या बनता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज देखकर उसमें चूंकि बहुत से इफ्स एंड बट्स थे, उनका इरादा लगा नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब का ये ख्याल है कि तफसीली फैसला नहीं भी आया तो रिव्यू लगा दिया जाए। और दूसरा, क्या वो ये भी चाहते हैं कि वो 13 जजेस जिन्होंने मरकजी केस सुना, उनके अलावा जजेस, यानी कि 3 नए सुप्रीम कोर्ट में जो जज तैनात हुए हैं और 2 एडहॉक जजेस जो हैं, क्या वो भी बेंच के अंदर शामिल, उनकी मंशा क्या ये भी थी चीफ जस्टिस साहब की। इसके अलावा आज प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस की बात हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और मुख्तलिफ लीडरान के हवाले से आर्टिकल 6 की बात हुई। तो जिन 2 जजेस को एडहॉक जज तैनात किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक हैं और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब हैं, इन दोनों केसेस से, यानी कि पीटीआई पर रेफरेंस से और आर्टिकल 6 वाले मामले से बड़ा गहरा ताल्लुक आगे हो सकता है। तो क्या ये एडहॉक जजेस आईनी केसेस में भी बैठेंगे और वहाँ पर ये हेयरिंग किया करेंगे? इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने, मरियम नवाज साहिबा ने सनम जावेद के हवाले से उनके खिलाफ मैं कहूँगा एक बड़ा फैसला किया है, विच शोज़ कि कल उनकी तकरीर में भी उन्होंने बड़ा खुल के मुखालफत की थी कि क्यों अदालत ने 1 साल यानी 14 महीने बाद भी रिलीफ दिया सनम जावेद को। वो फैसला क्या है, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। बड़ी छोटी सी सिर्फ एक ब्रेक है, उसके बाद हसनात मलिक साहब हमारे साथ होंगे, शहजाद भट्ट साहब हैं, और हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी भट्ट साहब ज्वाइन करेंगे। सेविदार। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को इतनी जल्दी क्या है रिव्यू की, लेकिन ये सवाल मैं हसनात मलिक साहब के सामने रखूंगा। थैंक यू वेरी मच हसनात भाई, आपने वक्त दिया है। शहजाद भट्ट साहब, उससे पहले ब्रीफली सिर्फ ये फरमा दीजिएगा, 14 महीने एक खातून जेल में रही है और अभी दीगर खवातीन अभी भी जेल में है। ट्रायल तब शुरू होता है ना जब आप फर्द जुर्म इंडाइटमेंट होती है, वो नहीं अभी तक हो सका। 14 माह तक किस तरह से आप जेल में रख सकते हैं? और अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक केस डिस्चार्ज किया था, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत को ऐसा क्या गुस्सा सनम जावेद पे जो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी? दुरुस्त करें बाजवा साहब, आज सनम जावेद साहिबा के मुतल्लिक फिर आ गया पंजाब हुकूमत का फैसला, और फैसला ये है कि हुकूमत जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा रही है। जो 2 रुकनी बेंच का फैसला था गुजरावाला का, सारी बात पता है। ये तसलसल है असल में 3 हफ्ते जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुजारे मरी में। फिर कल आप देखें वज़ीर आला पंजाब ने जो बातें की वो बड़ी सख्त बातें थी, दुरुस्त थी या मुनासिब नहीं थी, लेकिन सख्त ज़रूर थी। अच्छा, आप इसी को अगर गौर करें तो आपको आज इमरान खान की गुफ्तगू भी सख्त लगेगी, जिसमें इमरान खान ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग ये दोनों इकट्ठे ही हैं और फॉर्म 45 वाले हैं, लिहाजा आप बजा फरमा रहे हैं। लिहाजा लेकिन सनम जावेद पे क्या आपका ख्याल है ना कि बजा फरमा रहे हैं, मेरा ख्याल नहीं है वो बजा फरमा रहे। मेरा ख्याल ये है कि वो फॉर्म 45 वाली जो बात कर रहे हैं वो असल में हुकूमत लेना ही नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि जो मईशत इस वक्त हालत है, इससे मुल्क में जो मईशत चल रही है
इमरान खान कभी भी इस वक्त हुकूमत लेने का फैसला उसमें सनम जावेद नहीं की तरह करेंगे। है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, सनम जावेद पे गुस्सा किस चीज का है? भाई सनम जावेद एक खातून 14 माह जेल में रही है, खवातीन है यार, मतलब क्या तो खवातीन मरियम नवाज नहीं जेल में नैब में रही? खवातीन अगर बात करें क्या कहा मियां गुल हसन, तो ज्यादा एहसास होना चाहिए। मियां गुल हसन औरंगजेब ने क्या फरमाया था कि सनम जावेद साहिबा आप नामुनासिब और सख्त जबान इस्तेमाल करती है। ये मैंने नहीं कहा, ये जज ने कहा है। और अगर आपने जमानत लेनी है तो फिर खामोशी करनी पड़ेगी। इंतहाई नामुनासिब और सख्त जबान इस्तेमाल की थी, दोबारा भेज देंगे, ये कहा था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले मैं अब वो इस मामले पे आता हूँ। असनाद मलिक साहब आज जो मिनट्स अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे हम अब लोगों को कि जो उस कमेटी के आए हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, काजी साहब उसमें ये कह रहे हैं कि भाई क्या जरूरत है, जजेस को आराम और आसानी नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए, और नजर सानी के लिए जरूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख कर देनी चाहिए। और बाकी जज साहबान कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, अभी तफसीली फैसला भी आना है, उसके बाद सुन लेंगे रिव्यू। काजी साहब को इतनी जल्दी क्यों है असनाद मलिक साहब? सही बात है। अगर देखा जाए तो अभी तक मुद्दई जो है वो, और मुद्दई तो इलेक्शन कमीशन है या और जमातें हैं, पीपल्स पार्टी का रिव्यू अभी दायर नहीं हुआ, नून लीग का रिव्यू दायर हो गया है। अमूमन हम देखते हैं कि फैसले होते हैं और नज़रसानी की दरख्वास्तें बड़ी आखिरी जब 30 दिन कंप्लीट होने वाले होते हैं तब दायर होती हैं। इस दफ़ा जल्दी रिव्यू फाइल हो गया और फ़ौरन जो है वो एजेंडे पे भी आ गया। तो मकसद तो ये था कि जी रिव्यू लगे, और रिव्यू में क्योंकि ये था कि जी कोशिश की जाए कि जो जजमेंट है वो सस्पेंड हो या कोई और मामला। तो रिव्यू जो है, एक तो देखें रिव्यू का जो जुरिडिक्शन में जो बड़ी लिमिटेड है, वही जज सुनते हैं और उसमें स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। ये नहीं होता कि वो पूरा केस खुला जाता है। यहाँ तो अपीलें जो हैं फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के मामले के हवाले से जो अपील हुकूमत की है वो जो है वो आप कह सकते हैं कि 23 अक्टूबर से वो डिसाइड नहीं हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और 80 से ज़्यादा लोग जो हैं वो पाबंद सलासल हैं। तो काई साहब बेहतर होता कि वो केस भी साथ कहते कि जो है वो भी फिक्स होना चाहिए। अब ये जो दो रिव्यू की बात वो कर रहे हैं, एक रिव्यू जुलाई 12 के फैसले के खिलाफ और दूसरा 63A की इंटरप्रिटेशन, जिसमें ये था कि जी जो लॉ मेकर 63A की वायलेशन में वोट देगा, डिफेक्शन करेगा, उसका वोट काउंट नहीं होगा। तो वो नजरसानी की जो है वो लगे। इन दोनों केसों का मकसद इस टाइम पे क्या है? क्या वो जो हुकूमत का प्लान है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए कोई जुडिशियल पैकेज, तो वो जुडिशियल पैकेज अब डिले हो रहा है इस वजह से कि जी ये ताकि कुछ 63A का अगर जजमेंट रिवर्स होता है तो ये हो जाएगा कि वो कम अज कम जो डिफेक्शन करता है कोई तो उसका वोट काउंट हो जाएगा। दूसरी तरफ ये है कि जी ये जो 12 जुलाई का फैसला है, ये इस पे भी जो है वो नजरसानी हो के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये मेरा ख्याल है कि ये 2-3 महीने और नहीं लगता तो जिस मकसद के लिए ये सारा रिजर्व सीटें मिलनी है हुकूमत को, वो मकसद खत्म हो जाएगा। बाकी इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसले पे अमल दरामद डिले भी कर ले तो जजेस जो है वो मे भी इसका वेट करें, डिटेल जजमेंट का वेट करें, फिर उसके बाद रिव्यू लगाएं। लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि जल्दी ये है कि जी ताकि जो 23 सीटें हैं नेशनल असम्बली में वो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो हुकूमती जमातें हैं उनको मिले। और मिले क्यों? क्योंकि इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, पूरे इस केस का जो मैं देखता हूँ कि इसमें जो रिजर्व सीट वाला मामला है, इसमें एक ही मामला था कि जी क्या जो रिजर्व सीट है वो किसको जाएगी। अगर हुकूमत को जाती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकेगी, बड़ा थोड़ा सा नंबर चाहिए हुकूमत को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हवाले से। तो अगर ये जो है वो सीटें मिलती हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी तो जुडिशियल पैकेज आएगा, जुडिशियल पैकेज होगा तो जजेस की टेन्योर एक्सटेंड होंगे, रिटायरमेंट एज एक्सटेंड होगी, उसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होंगे, और ये सारी चीजें। मतलब ये हैरानी वैसे हुई आपकी बात सुन के असरात मलिक साहब, ये एक्सटेंशन वाला मामला अभी तक चल रहा है, इसका मतलब है हम तो समझे थे खत्म हो गया, और फिर रिव्यू का जैसे आपने कहा स्कोप बड़ा थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर यहां से ना हुआ तो फिर 63A वाले मामले को रिव्यू के अंदर अंडू करके और वो वोट, ये प्लान है, कुछ यूं समझ आया आपकी बात से? देखिए ये चीजें जो है ना, अगर आप वर्बली कोई और बात करें लेकिन एक्शन क्या हो रहे हैं हम तो वो एक्शन देखते हैं। बिल्कुल ठीक। जब ये रिजर्व सीट का केस 3 रुकनी बेंच ने सस्पेंड की उन MNAs की मेंबरशिप जो जिनकी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी थी रिजर्व सीट, और वो पीपल्स पार्टी नून लीग वालों को मिली,
तो वो उसके बाद भी बताया गया कि यही था कि जी केस डिले ना हो, जल्दी लगे। फिर जब इस कमेटी में कहा गया कि फुल कोर्ट बनाया जाए क्योंकि इसमें हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने जा रही है और इसमें पहले चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि जो चीफ जस्टिस वो खुद और जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं वो बेंच का हिस्सा ना हो और वो दूसरे जजेस बेंच का हिस्सा हो। तो हर मामले में रिजर्व सीट केस में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का इशू डिस्कस हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ जुडिशियल पैकेज है। तो इस कंटेक्स्ट में ही हर चीज को देखा जा रहा है, इस नोट को भी देखा जा रहा है और 2 जजेस का इनकार भी कि जी समर वेकेशन के बाद होगा, वो भी इस कंटेक्स्ट में ही है। बिल्कुल ठीक है हसनात भाई, इस मुल्क की बदकिस्मती कह लें कि इस वक्त ये आ गया है कि कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो इधर के हो गए हैं और कुछ उधर के हो गए हैं, लेकिन अल्लाह पाक की आप पर रहमत है कि अभी तक आप पर ये कोई 22 का स्टिकर जो है वो आप पे नहीं लगा। इसलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, क्योंकि आप साफ सुथरी और क्लियर बात करते हैं। सवाल मैं आपसे छोटा सा ये करना चाहता हूं कि 22 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक पर पहले भी तैनात किया गया, अब 4 जजेस को लगाने को क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? क्या तनकीद जो है वो आप समझते हैं दानिस्ता है या वाकई नंबर गेम का मामला है? सुनने में यह भी आ रहा है कि 10-7 और 10-11 समझ गए होंगे कि एक साइड पर अगर 10 है तो एक साइड पर 7 है, बैलेंस करने के लिए अगर 4 और लगा दिए जाए तो ये कोशिश, ये आपको आप किस नजर से देख रहे हैं इसको? देखें, ये बात क्योंकि जो टाइमिंग है एडहॉक जजेस की उस पर बात हो सकती है, क्योंकि बड़ा वादे है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा और पीटीआई बिल्कुल आमने सामने है और एक दूसरे पे बड़ा शदीद मिसट्रस्ट है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, एडहॉक जज भी होने चाहिए, ज़रूरत है, या जो परमानेंट सीटें बढ़ाई जाएं, क्योंकि 17 सीटें जो इस वक्त हैं जजेस, लेकिन वो पेंडेंसी कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। लेकिन जो मसला है कि टाइमिंग पे बात हो रही है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं, कल भी बताया जा रहा है जुडिशियल कमीशन में एक मेंबर ने बात की इनको कौन से केसेस के लिए मामूर किया जाएगा। तो खैर वो कहा गया कि जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी। अब कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फैसा, जैसे मुनीब अख्तर और जैसे मंसूर अली शाह हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको हाई प्रोफाइल केसेस में कोशिश की जाएगी कि इनको बिठाया जाएगा, क्योंकि कमेटी में जो है वो चीफ जस्टिस का ये इख्तियार नहीं है। हसनात भाई, कथा कलामी माफ, इस वक्त जो तादाद आप जैसे बात कर रहे हैं वो 58 का फिगर आया था ना, 58,000 का, तो मेरी आज जो मैंने जो चेक किया है वो तो अब तकरीबन 60,000 हो गई है। यानी कि ये 4 जज लगे या ना लगे, अवाम मरती रहे, अवाम के केस कोई नहीं सुनेगा, यहां पर सिर्फ सियासतदानों के ही केस सुने जाएंगे। ये क्या में क्या है? 2 सिर्फ हुए हैं उसमें। जी हसनात भाई, देखिए, एक तो अनफॉर्चुनेटली जब से ये अदलिया बहाल हुई है मार्च 2009 से, इस मुल्क की सियासत को शेप सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। 2 वज़ीर-ए-आज़म घर भेजे हैं और कब इलेक्शन होने हैं, कैसे इलेक्शन होने हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किए। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो चुकी है और इवन अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में पॉलिसी में शिफ्ट आया। पहले तो जो पॉलिसीज मैटर थे, फाइनेंशियल इश्यूज थे, उनको भी वहाँ रिव्यू किया जाता था। रेकोडिक का आपके सामने जो अवार्ड आया, कार्के का अवार्ड आया, तो अब जो है ये सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आई है। लेकिन जो पॉलिटिक्स का जहाँ तक मामला है वो इस मामले में अभी भी जारी बात है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके सामने केस आते हैं और वो केस सुने भी जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जजेस खुद, इनको सजेशन भी सीनियर वकला की तरफ से हो रही है कि आप जो है वो हाई प्रोफाइल पोलिटिकल नेचर जो कंट्रोवर्शियल केसेस हैं उनका हिस्सा ना बने। आप जो क्रिमिनल अपील में सिविल मैटर्स जो ऑर्डिनरी केसेस हैं उनको की तरफ आप अपना यानी फोकस करें और उस पेंडेंसी को खात्मा करें। इस तरह फिर लगाने जायज हो गए, आप ये फरमा रहे हैं? देखिए, एडहॉक जज मेरा ख्याल है कि कोई कबार एक है कि अगर उनको हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल नेचर केसेस में नहीं बिठाया जाता और कहा जाता है कि जी 6,000 5,000 क्रिमिनल केस हैं, और अभी उस दिन पिछले हफ्ते 6 जुलाई को 45 केस सुप्रीम कोर्ट में लगे, जिनमें से वो लोग थे जो वफात पा गए या जिन्होंने अपनी सजाएं जो है वो पूरी करके वो रिलीज हो गए और उनकी जेल पिटीशन टेकअप नहीं हुई। ये हाल है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जजेस, इनके जो बताया गया वो ये है कि जी क्रिमिनल केसेस जो जेल पिटीशन है
उनकी डिस्पोजल के लिए जी ये होंगे, तो इसमें कोई कबात नहीं है। देखिए ना, लेकिन इसके अलावा दो जो बड़ी चीजें हैं, मजहर आलम मियां खेल साहब जो है वो ये जी, अच्छा आप बात पूरी कर लीजिए, माजरत प्लीज प्लीज बात करिए। आप मजहर आलम मियां खेल साहब की बात कर रहे थे, उन्होंने सोशल मीडिया के जो क्रिटिसिज्म आया उस पे उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया चीफ जस्टिस कारी साहब को कि जी मैं नहीं, इस प्रेशर में मैं जो है वो इस जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो जैसे मंसूर अली शाह और जैसे याही अफरीदी का ये मौकफ था कि जब एक जज जो है वो प्रेशर में एक वो नहीं आना, वो और उसके बावजूद तो क्या हमें उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहिए। तो लेकिन मेजॉरिटी ने कहा जी कि नहीं, उनको दोबारा पूछ लें। तो बताया जा रहा है वो राजी हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन दोनों रिटायर्ड जजेस को इनको पेंशन भी मिलेगी, तनख्वाह भी मिलेगी। और जैसे मंसूर अली शाह ने ये सवाल रखा कि इनकी जो तनख्वाह है वो नहीं मिल सकती, इनको पेंशन मिलेगी। तो उस पे हुकूमती जो रिप्रेजेंटेटिव थे जुडिशल कमीशन में, उन्होंने कहा जी दोनों चीजें मिलेंगी। अब यानी ये सही बात है, हमारे पास हम क्यों ना दें भाई, हम 26 लाख रुपए में पड़ेगा। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि मजहर आलम मियां खेल साहब हो गए, इन्होंने वो कासिम सूरी की रूलिंग वाला जो मामला था वो सुना था, इजाफी नोट था उसमें इनका कि आर्टिकल 6 लगाया जाए। अब अगर आर्टिकल 6 लगाने पे हुकूमत जो कह रही है कि हमने ये 2-3 असद कैसर और कासिम सूरी, इमरान खान के अगेंस्ट जाना है, तो वहां पे अगर मजहर आलम मियां खेल साहब आगे, उनका तो माइंड डिस्क्लोज है उस हवाले से। दूसरे सरदार तारिक मसूद साहब, उन पर तो पीटीआई बाकायदा कर चुकी है, एतराज उठा चुकी है बहुत सारे केसेस में, जिस वक्त वो सर्विंग जज थे। तो वो फिर आईनी केसेस या जिसको पॉलिटिकल केसेस, इफ आई मे कॉल देम, तो वो उसमें तो फिर उनको नहीं होना चाहिए। और फिर ये जो जुडिशल कमीशन को जो पीटीआई ने खत लिखा, सुना था कि काजी साहब इस पे भी कुछ बरहम है, मुमकिनात में से है, कुछ लोग इस पे ये खदशा उठा रहे हैं कि इनको बुलाया जा सकता है कंटेम्प्ट में पीटीआई को। जी, कल जुडिशल कमीशन में बताया जाता है कि कुछ मेंबरान की तरफ से काफ़ी जो है वो गुस्सा किया गया कि ये लेटर किस तरह लिखा गया, लेकिन मेजॉरिटी ने फिर कहा कि जी इग्नोर किया जाए। वो बताया जा रहा है कि इग्नोर ही किया गया है, तो कोई ऐसा नहीं है कि उनको कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा जाएगा। लेकिन जो अब बात कर रहे हैं कि जी ये पॉलिटिकल केसेस का हिस्सा, आर्टिकल 6 का जो मामला केस है वो तो वहाँ स्पेशल कोर्ट बनेगी। अगर हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ बयानात तक महदूद है, बिल्कुल आर्टिकल 6 पर साबित भी बाजवा साहब, आपकी इजाजत से छोटा सा एक मैं फिक्रा लेना चाहता हूँ कि ये जो अदलिया का इख्तलाफ है, जो आपकी गुफ्तगू से भी मुझे समझ आ रहा है, ये सिर्फ ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से या फिर ये सियासी और नजरियाती इख्तलाफ है? आप कैसे देख रहे हैं ये इस इख्तलाफ को? ये सिर्फ एक फैसला है या बिल्कुल ही डिफरेंस आ चुका है? गाइड कीजिए। देखिए, मसला इस वक्त बड़ा वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी जो है वो समझती है कि जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की पॉलिसी है उससे वो जो है वो डिफर कर रहे हैं, बड़ा वाज़ेह डिफर कर रहे हैं। इंटरफेरेंस के मामले में जिस तरह उन्होंने चीज़ों को डील किया, उन्होंने तो बल्कि इंक्वायरी कमीशन और हुकूमत को मामला सौंप दिया, और फिर जिस तरह जनवरी 13 का फैसला है उन्होंने बल्ले वाला किया। तो ये जो फैसला है रिजर्व सीट का, मैं तो इसको समझता हूँ कि ये सिर्फ एक मकसद ये था कि हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना कर पाए और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए जुडिशल पैकेज ना आए। अब जुडिशल पैकेज में क्या चीज़ें थी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इफेक्ट कर रही थी, और वो जजेस जो है पहले भाप गए और उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। अगर आप देखें, जैसे जमाल मंदोखेल का नोट, थोड़ा सा फर्क है उनका और मेजॉरिटी जजमेंट का। उसमें जो मेजॉरिटी जजमेंट का जो है उसमें पीटीआई को 23 सीटें मखसूस मिल सकती हैं। जैसे जमाल मंदोखेल के नोट पे मामला उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रेफर किया था तो उसमें 8 सीटें मिल सकती हैं। उसमें थोड़ा सा डाउट था जजेस को कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना हो जाए, तो उन्होंने उसको भी इंडोर्स करने से, हालांकि 10 एक आखिरी चीज हसनात भाई, कल आपने मरियम नवाज साहिबा की तकरीर सुनी वर्सेस रेस्ट ऑफ ऑल जजेस? बिल्कुल ठीक। मरियम नवाज साहिबा की आपने तकरीर सुनी होगी कल? जी, मैंने कुछ उनके उसके जो अदलिया से रिलेटेड जो एक्सेप्ट थे वो तो यकीनी तौर पे आपने सुने होंगे। मैं ये जानना चाह रहा था, लोग ये कहते हैं कि वो फैसल वाडा ने या मुस्तफ़ा कमाल ने पगड़ियाँ, फुटबॉल, वो जो तकरीरें की थी जिसपे उनको बाद में उसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के शो कॉज भी हुए और फिर वो सारा केस हमने देखा। अल्फाज का सिर्फ डिफरेंस है, मफहूम तो तकरीबन एक ही है जो मरियम साहिबा ने भी कल फरमाया। आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, मेरा ख्याल है जजेस इस मामले में कोई इंटरवीन नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि जो उन्होंने करना था वो फैसला उन्होंने दे दिया, मकसद तकरीबन अचीव हो गया उनका कि हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर सकती।
बाकी वो किसी को कोई नैरेटिव नहीं देना चाहेंगे कि दूसरा एक एपिसोड मुझे क्यों निकाला वाली शुरू हो जाए। सही सही और वो हुकूमत सारा मलबा जो है वो अदलिया पे गिरे। तो ये मेरा ख्याल है पीटीआई को अपनी लीगल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनानी होगी। जो मामलात हैं उनका जहां तक ये था कि रिजर्व सीटें मिलें पीटीआई को और पीटीआई एक जमात के तौर पे उनको रिस्टोर किया जाए, इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल की चीजें जाएंगी। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल का। वो मामला जो है अब देखते हैं कि जो है वो एब्सोल्युटली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने तो शहजाद मलिक साहब वाले करार रखे, लेकिन वो दोबारा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया है कि आप भी जरा देख लें। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भेजा था कि आप लोग आपस में एक मीनिंगफुल मुशावरत करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस आलिया नीलम के साथ। हसनात मलिक साहब, फेस टू फेस को आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो नासिर भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ होंगे। कुछ सवालात उनसे बहुत इंपॉर्टेंट सवालात पूछने हैं, ब्रेक के बाद पूछते हैं। पाकिस्तान की में सियासत आगे क्या रुख इख्तियार करेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, जो कि 13 जुलाई को जो आया था, 12 जुलाई को, उसी पर सब मुनहसर है। और उसके बाद कल हमने जिक्र भी किया था, दिखाया भी था आपको, मरियम नवाज साहिबा ने जो कल स्पीच की, जो अदलिया को जिस तरह से जो ऑन स्लॉट है अदलिया के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब ने आज जो इजलास के बाद जो उनके बयान जारी हुए वो 2017 की जो बात कर रहे थे, उन दोनों में बहुत मुमासलत है, जो मरियम नवाज साहिबा कल फरमा रही थी और जो आज नवाज शरीफ साहब ने फरमाया। और उसका लुब्बे लुबाब उसमें से ही निकलता है कि जुडिशरी अदलिया को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है कि आप पाकिस्तान को चलने नहीं दे रहे। और जो अल्फाज मरियम नवाज साहिबा के थे वो तो खैर बहुत सख्त थे। नासिर भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने वक्त दिया है। मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सिर्फ मरियम नवाज साहिबा बोली हैं इस तरह जुडिशरी के खिलाफ, या फिर जो उनको फैसला पसंद नहीं आया उसकी तो बहुत सारी रीजन है, उस पर अलग बात हो सकती है, लेकिन बाकी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खामोश क्यों है इस मामले पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब रहनुमा बोल रहे हैं। मेरे कायद ने कहा था कि देखें ये वही मुवासत है जब पानामा केस के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में गया इमरान खान और उन्होंने कहा कि ये केस नहीं हो सकता, तो फिर उस वक्त का वो आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा था भाई ये मेरे पास केस लाओ, सड़कों पे क्यों घूम रहे हो, हम इसका पैसा करते थे, हम तुम्हारा काम कर देते। तो आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार, उन लोगों चीफ जस्टिस जो उस वक्त अपना साकिब निसार था और उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब बने, तो वो जो कुछ हुआ अदालतों ने किया, मियां नवाज शरीफ एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से उनको हटा दिया, अकामा शुरू पनामा शुरू किया, कुछ नहीं मिला। कता कलामी की माजरत, लेकिन देखें जिस तरह से नवाज शरीफ साहब वापस आए, उनके जिस तरह से केसेस बंद हुए, जो मुतालबा मरियम नवाज लेवल प्लेइंग फील्ड का करती थी वो सब कुछ आपको मिला। और उसके बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला इस वक्त। हेलो, आपकी आवाज कट की थी, जरा बात मैं भट्ट साहब ये गुजारिश कर रहा था कि 2017 की तो बात मियां नवाज शरीफ साहब करते हैं, लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा मरियम नवाज साहिबा किया करती थी वो पूरा किया गया। नवाज शरीफ साहब वापस आए, उनको जो प्रोटोकॉल मिला यहाँ पे, उनके केसेस खत्म हुए। फिर उसके बाद इस वक्त उनके भाई वजीर आजम पाकिस्तान है, बेटी उनकी वजीर आला पंजाब है। अभी भी 2017 में जाने का कुछ समझ नहीं आता। नहीं, देखे ना, बात यह है कि 2017 का एक तसलसल ये है ना कि उस वक्त के वज़ीर आज़म को, मुंतखब वज़ीर आज़म को, उस वक्त की वो इस्टेब्लिशमेंट जिसमें फैज हमीद और अपना ये साकिब निसार और बाजवा साहब और आसिफ सईद खोसा, ये वो लोग हैं जिन्होंने मिल के एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया, इमरान खान को मुसल्लत किया, RTS बंद किया। आज अगर जिस हालत में आज बैठे हैं उसकी वजह यही है। अगर उसके बाद उनका फैसला हो जाता, उन लोगों ने जो ये एक देखे ना, ये जुर्म किया ना कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उठाया। एग्जैक्टली भट्ट साहब, मैं भी यही अर्ज कर रहा था ना कि आपने यही फरमाया, तो आज आपकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, उन लोगों ने उस वक्त जो किया वो सरीहन गद्दारी के जुमरे में आता है जो आप फरमा रहे हैं। तो आर्टिकल 6 तो उनके ऊपर लगना चाहिए था, जनरल फैज के ऊपर, साकिब निसार के ऊपर, आसिफ खोसा के ऊपर, ना कि अपने आपके पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ ऐलान कर दिया कि नवाज शरीफ और बाकियों के खिलाफ, इमरान खान और बाकियों के खिलाफ लगेगा। नहीं, देखे ना, जो कुछ इमरान खान आज कर 9 मई आपके सामने है। आप मुझे बताएं 9 मई के किसी बंदे को सजा हुई है आज तक? ये जो उन्होंने हमला किया है एक शोधा के
जो एक वो कहते हैं ना उनके वो जो पुतले जलाए हैं और GHQ पे हमला किया है, कोर कमांडर के घर चले गए, ये क्या था? ये तो कोई दुश्मनी करता है ना। तो 9 मई का वाकया अगर उसकी सजा मिलती तो वो ट्वीट भी ना होता, जिसको इमरान खान ऑन भी नहीं करता था और उसको डिलीट भी नहीं किया, फिर कह रहा था ये अमेरिका से नहीं, चलता है। बट साहब तो प्रोसिक्यूट इमरान करना खान तो की प्रोसिक्यूशन का जो काम है, शवाहिद इकट्ठे करना, गवाहान के बयानात, तमाम चालान जो कराना है वो करवाया भी है बहुत सारे केसेस के अंदर। तो एयर टाइट तरीके से प्रोसिक्यूट करना वो तो आपकी हुकूमत पंजाब में भी है और सेंटर में भी है, और वहां पे उसी के नीचे वो इदारे हैं जिन्होंने देखिए ना, प्रोसिक्यूट करवाना है। नहीं मेरी बात सुने, मैं अब बात वो आपकी बात जैसे देखें, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने एक सो वोटो नोटिस लिया और जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में ये सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला किया, जो पहली अदालत ने फैसला किया तो वो गलत किया है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं, मैं भी एज ए वर्कर, मेरी भी ख्वाहिश है, हम सब वर्करों की, मुस्लिम लीगियों की ये ख्वाहिश है कि क्या एक सो वोटो दोबारा इस तरह का नहीं लिया जा सकता कि जी 2017 में 18 में जो कुछ उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार, असद सईद कोसा, इन लोगों ने किया, एक चलती हुकूमत खत्म की, मियां नवाज शरीफ को उन्होंने, हमारे हमें उस वक्त तो जब इलेक्शन हो रहे थे ना इसके सेनेट के, तो मियां नवाज शरीफ के साइन किए हुए जो पेपर थे वो साकिब निसार ने वापस कराए कि आपका सर जो मैं वही तो कह रहा हूँ, आपकी हुकूमत है पार्टी जो हुजूर। आपके सदर है वो नहीं माने जाएंगे, हम आप लोग आजाद इलेक्शन लड़ेंगे, हम बट साहब आजाद आपकी इलेक्शन हुकूमत लड़ेंगे। है, आपकी हुकूमत है, आप आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करवा सकते हैं, जैसे इमरान खान, असद कैसर और कासिम सूरी के खिलाफ करने का ऐलान किया। ये जनरल फैज के खिलाफ भी हो सकता है ना? देखिए ना, देखिए ना, जब एक फैसला हुआ था मुशर्रफ के खिलाफ हुआ ना, तो इसके शायद भी हम मियां साहब ने तो ये कहा है कि इन लोगों को कम से कम ये बुला के तो पूछा जाता कि भाई आप लोगों ने मिल के एक हुकूमत खत्म की, इसके आप ठीक बात। मुजरिम है, सजा उनको कम से कम कटहरे में तो लाया जाता। हमारी तो ये ख्वाहिश है कटहरे में लाया जाता, बताया जाता कि आपकी वजह से आज मुल्क किस हालत में है। और मैं आपको बता दूं ये वही कंटिन्यूटी चल रही थी, अगर उस वक्त ये पूछ दिया जाता इनको तो फिर आज हम इस हालत में ना होते। आज भी हम ये जो देखे ना, आप इमरान खान क्या कर रहे हैं, इमरान खान का एक ही काम है कि इस मुल्क में सुकून अमन बिल्कुल ना आए। वो जब खुद वज़ीर आज़म था तो उसने कभी अपोजिशन से बात नहीं की। अब आप देखें ना, हुकूमत है, मियां साहब प्राइम मिनिस्टर है शहबाज साहब, उन्होंने अपोजिशन से हाथ मिलाया कि आओ हम बैठ के जो पाकिस्तान जिस मुश्किल हालात में सब गुजर रहा है, हम एक टेबल पर बैठ के आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या है हम वो भी दूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँ कि ये जो इमरान खान के जहन में है कि मुझे आर्मी चीफ से बात करनी है और जो उस ISI के सरबराह उससे बात करनी है, क्यों कि वही मुझे वापस लेके आएंगे, उन्होंने मेरी सजाएं खत्म करनी है। सजा उनको अदालतों ने दी है, जेल अदालत ने भेजा है, अदालत ही उनको माफ करेगी, अपने बेगुनाही वहाँ साबित करें। और 9 मई वाला वाक़या जो उसको खत्म नहीं होना चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है एज ए वर्कर कि वो लोग जिन्होंने ये हमले किए अहम बात। मोहतरम किबला नासिर भट्ट साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ठीक फरमा रहे हैं आप। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जवेद लतीफ़ साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब बयानिया कुछ और, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ का मौक़िफ़ कुछ और, जबकि मुस्लिम लीग के नून के सदर नवाज शरीफ साहब ने तो आज वाज़ेह फरमा दिया है कि जनाब सड़क के ऊपर खड़े फिरते शख्स को इंसाफ दिया जा रहा है। मैं सिर्फ आपसे इतनी बात पूछना चाहता हूं कि इस वक्त मामलात जो हैं क्या मुस्लिम लीग नून के कंट्रोल में हैं या नहीं? देखें, मैं आपको फिर एक बात बताऊं, आप देखें, मेरे कायद मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया कि पार्टी के लिए जो वज़ीर आज़म होंगे वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि जो पंजाब में वज़ीर आज़म होंगी वो मरियम नवाज शरीफ होंगी। देखें, हमारी जमात में ये जो लोगों में तासुर है कि जी शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं कुछ और, मियां नवाज शरीफ साहब वो एक है, एक पेज पे आज मैं नहीं ये कह रहा, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि हुकूमत के मामला कंट्रोल में हैं इस वक्त या नहीं है। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं। वैसे भट्ट साहब एक गुजारिश करूं छोटी सी, आपको भी जरा बीच में वो जो भट्ट साहब जो इशारा कर रहे हैं ना, शहजाद भट्ट साहब, वो राना सनाउल्लाह साहब फरमा के रहे हैं, जरा मैं आपको सुनवा देता हूं साथ। उनसे एक सवाल पूछा गया प्रोग्राम के अंदर, उस आप भी सुन लीजिए। प्रोड्यूसर साहब चलाइए प्लीज।
ये नासिर भट्ट साहब राना सनाउल्लाह साहब से 2 दफ़ा, जो शहजाद भट्ट साहब कह रहे थे ना, उसी तरफ इशारा था कि 2 दफ़ा उनसे ये पूछा गया कि ये एक पॉलिटिकल जमात को बैन करने वाला जो फैसला है, ये शहबाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट अता तारड़ साहब को हुक्म दिया, नवाज शरीफ साहब तक को इसका पता नहीं था। और 2 दफ़ा उनसे ये सवाल पूछा, राना सनाउल्लाह साहब ने इसका जवाब नहीं दिया, डक कर गए, दोनों दफ़ा वो डक कर गए, जिससे एक तासुर मिलता है कि शायद नवाज शरीफ साहब को पता नहीं था। यही शहजाद भट्ट साहब भी कह रहे हैं कि कंट्रोल में है सारा कुछ। मैं आपको एक बात बताऊं, सर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म मरियम नवाज साहब सुबह जब जाती है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब से हिदायत लेके जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब भी हिदायत देते हैं क्योंकि पार्टी के सदर मियाँ नवाज शरीफ है। आपने ये जो बात की है कि ये बात ठीक थी कि एक फैसला हुआ, लेकिन ये भी बात थी कि ख्वाजा असद साहब की आपने बात सुनी होगी कि हम पार्लियामेंट में अपने साथियों से मशवरा करके अदालत में जाएंगे, अदालत से हम इजाजत लेंगे, अदालत के पास जाएंगे कि हम इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाते हैं या इस जमात को हम बैन करने लगे। वो अदालत से हम फैसला करेंगे, अदालत के पास जाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ है, MQM भी हमारे साथ है, लेकिन कोई भी फैसला होता है मियां नवाज शरीफ साहब ठीक है, वो तासुर एक ऐसे मिल रहा था ना जैसे नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, बिल्कुल ठीक है, कायद है वो, और उनको ही नहीं पता और उनकी मर्जी के बगैर ये मामला हो गया। आपने इस पर क्लैरिटी दे दी, बड़ी मेहरबानी। आखिरी सिर्फ क्योंकि प्रोग्राम की क्लोजिंग का वक्त है, आपने फिर वो आर्टिकल 6 की बात की। सर, वो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, जो फैसला आया था वो हुजूर अभी तक स्टैंड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला आप होल्ड किया हुआ है, अमल उस ऊपर कोई भी नहीं हुआ। तो वो आपकी हुकूमत में बना था, उस पर तो जरा अमल हो जाए तो फिर अगले आर्टिकल से भी देखे ना। मैं एक बात करता हूँ कि जो कुछ ये आज मैं आपको फिर वो मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला हुआ आर्टिकल 6 का और उसको सजा भी हुई, आप ये देखें कि अब जो कुछ उसके बाद मुझे नहीं यकीन कि आप कोई लोग दोबारा फिर ये कोशिश करेंगे कि आइन को पामाल करके और मार्शल लॉ लग जाएगा। मुझे इसका यकीन है कि ऐसा काम नहीं होगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है, आप मुझे बताएं, अगर हुकूमती फैसले अदलिया करेगी तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? ये अब ये फैसला होना चाहिए कि देखें वो बॉस आर्टिकल 6 का फैसला तो आपने किया ना। मैं इसीलिए पूछ रहा था कि पिछले आर्टिकल 6 पे तो सजा हो जाए पहले, फिर अगले वाले की बात कर लेंगे। नहीं, वो उसमें तो देखे ना, उसपे सजा हुई वो फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट लेकर सजा तो हुई ना, आर्टिकल 6 लगा। ये चीजें तारीख का हिस्सा बन जाती है कि ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं हजरत। आखिरी 20 सेकंड है मेरे पास, सिर्फ मैं 20 सेकंड में आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मुझे जो समझ आई है आपकी तमाम गुफ्तगू से कि PTI के जो सरबराह हैं वो हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। अगर मैं दुरुस्त हूं तो इस पर मुस्लिम लीग नून जो है वो फिर क्या फैसला कर रही है, या वेट एंड सी की पॉलिसी करती रहेगी? हल क्या है फिर इसका? सर, आसान जबान में समझा दें। एक बात समझा दो, देखें वो एक फितना शख्स है, उसका काम यही है। लेकिन हुकूमत ये अभी भी कहते हैं कि अपोजिशन के साथ हम बात करेंगे। अगर अपोजिशन को कोई तफादात है वो हुकूमत में बैठ के ही हल होंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर किसी के लिए मुश्किलात है वो खुद उन्होंने पैदा की हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कराना अदालतों का काम होता है। जो कुछ भी फैसले होते हैं अब हमारा और अपोजिशन का अहम बात है भट्ट साहब जो आप फरमा रहे हैं, इम्प्लीमेंट हुकूमतों ने करना है, अदालतों के तो फैसले हैं, उनका तो आगे एहतराम होता है। बहुत शुक्रिया, आपने फेस टू फेस को वक्त दिया। मुझे और शहजाद हुसैन भट्ट साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।